नेपाल में जो विद्रोह हुआ है, क्या उसके पीछे कोई बाहरी शक्तियों का हाथ है? ये सबसे बड़ा सवाल है। और नेपाल में जिस शख्स को वहाँ का प्रधानमंत्री बनाए जाने की बात हो रही है, जो जेनज़ीज़ जो डिमांड कर रहे हैं कि बालेन शाह को प्रधानमंत्री, जो काठमांडू के मेयर हैं, उन्हें प्रधानमंत्री बनाए जाने की डिमांड कर रहे हैं, उनका यूएस यानी अमेरिका से क्या कनेक्शन है? वो क्यों बार-बार अमेरिकी राजदूत से मिलते रहे, अमेरिका जाते रहे? और साथ में जिस एनजीओ हामी नेपाल के नाम की जिस एनजीओ ने वहाँ पर सभी को इकट्ठा किया, यूथ को इकट्ठा किया, और जो गुरंग नाम के शख्स जो उसको चलाते हैं एनजीओ को, उनको 200 मिलियन नेपाली रुपीस की जो नेपाली जो करेंसी में जो उनको फंडिंग हुई है पिछले 1 साल में, वो जो बाहर की कंपनी ने फंडिंग की है, उसका इस प्रदर्शन से क्या कनेक्शन है? तमाम बात आपको बताने जा रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं आदित्य, और आदित्य से हम जानेंगे कि क्या है यूएस कनेक्शन इस आंदोलन का। तो आदित्य, सबसे पहले सवाल तो सबके दिमाग में यही है कि बालेन शाह बार-बार यूएस क्यों जाते रहे और वो क्यों आखिर मुलाकात कर रहे थे? क्या इसमें कोई यूएस कनेक्शन है इस विद्रोह के पीछे? देखिए नरेश, अभी तक जो खबरें सामने आई है उसमें इस बात का ज़िक्र है कि इसी 2024 के फरवरी में बालेन शाह की मुलाकात हुई थी यूएस के एम्बेसडर थे नेपाल में, डीन आर थॉम्सन। उनसे उनकी मुलाकात हुई। हालांकि बालेन शाह ने इसको लेकर ब्रीफ किया कि उन्होंने मुलाकात की रोज़गार के मसले पे या मतलब जैसे नेपाल के जो स्टूडेंट जाते हैं यूएस पढ़ने के लिए, इस संदर्भ में उन्होंने बातचीत की। लेकिन लगातार जो उनकी मुलाकातें हुई हैं, और साथ में कई रिपोर्ट्स ने ये भी इंडिकेट किया है कि मोहम्मद यूनुस से भी उनकी मुलाकात हुई, जो कि बांग्लादेश के इस समय जो है मुखिया हैं। तो हमने इसमें देखा कि जो ऑब्ज़र्व किया है लोगों ने, जो जानकार हैं, उन्होंने देखा कि जो पैटर्न है, जैसे बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ और नेपाल में तख्ता पलट हुआ, वो बिल्कुल सेम ऐसा ही पैटर्न है। पहले प्रोटेस्ट होता है कई अलग-अलग फेजेज़ में, और उसके बाद सडनली जो वहाँ पीएम है उसको देश छोड़ना पड़ता है। तो बिल्कुल सेम ऐसा पैटर्न है। तो ये, और यूएस और सीआईए का एक बड़ा इतिहास भी रहा है कि जहाँ पे कोल्ड वॉर के टाइम में हमने देखा कई कंट्रीज़ में जो क्राइसिस है और अमेरिकन गवर्नमेंट नहीं है, तो वहाँ पे तख्ता पलट करवा के अमेरिका की समर्थित सरकारें बनी हैं। अब जहाँ पर हम लोग फंडिंग की बात कर रहे हैं कि 200 मिलियन नेपाली करेंसी में जो फंडिंग हुई है, वो फंडिंग कोका कोला समेत जो बाहर के अमेरिकन कंपनी जो हम लोग कह सकते हैं, या जो बाहर की कंपनी है, उनके द्वारा फंडिंग की जाती है। और गुरंग के एक वीडियो से ही ये सब कुछ हुआ था। उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी किया था अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। उसके बाद सारे जो वहाँ का यूथ है वो उमड़ गया, और नेपाल की सत्ता से उन्हें प्रधानमंत्री को और सारे मंत्रियों को वहाँ से इस्तीफा देने के लिए उन लोगों ने मजबूर कर दिया। लेकिन बात यहाँ पर अटक रही है कि आखिर क्यों नहीं मान रहे हैं? बालेन को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाए जाने की डिमांड तो हो रही है, लेकिन वो अभी बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। वहाँ की सेना भी कल बातचीत कर, सेना ने कहा कि वो आएँ और बातचीत करें। आपको क्या लग रहा है कि इसके पीछे क्या अब नया होने वाला है? देखिए नरेश, जो इस तरह के प्रोटेस्ट होते हैं, जब भी कोई इस तरह आंदोलन भी होता है, जब कोई लीडर सक्सीड करता है, तो उसको क्या लगता है कि सारी चीज़ें उसके फेवर में है। तो वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा, जब अभी क्या है ना कि बार्गेन का समय है कि पावर में किसकी कितनी हिस्सेदारी होगी। तो अभी जैसे आपने गुरंग की बात कही या फिर आपने बालेंद्र शाह की बात की, इनका मेन मकसद होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने तरीके से खेला जाए। और आर्मी ने भी जो है ना अलग अलग इलाकों में अपने कंट्रोल में ले लिया है। तो आर्मी के जहन में भी ये बात है, जो आर्मी के चीफ हैं उनके जहन में एक बात है कि आर्मी के पास भी सत्ता हो, जब तक कि वो चीज़ों को, जो लोकतांत्रिक सेटअप है, जब तक कि वो इस्टेब्लिश नहीं हो जाता। तो इस तरह की बात है। और आर्मी ने तो यही कहा है कि जितने भी नेता हैं वो आएँ, बातचीत करें। लेकिन अब ये है ना कि अभी क्या है कि नेपाल का कोई ऐसा लीडर है नहीं। राष्ट्रपति को लेकर भी खबरें आई कि वो इस्तीफ़ा दे देंगे, फिर बात हुआ कि इस्तीफ़ा उन्होंने वापस ले लिया है, नहीं दिया है। तो वो क्राइसिस की स्थिति है। और मेन है कि देश के लिए कौन बात करेगा? पीएम तो है नहीं, और जो पॉलिटिकल जमात है वहाँ पे बिल्कुल ही उसको खारिज कर दिया है। जो आंदोलनकारी हैं वो सीधे कह रहे हैं कि हम नहीं मानते किसी को भी। तो ऐसे कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्थाएं हैं जो सामने आती हैं, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में भी कल हमने देखा कि जो आंदोलनकारी घुस गए थे। तो बिल्कुल क्योटिक माहौल है। और जो इस समय यूएन के वहाँ पे जो लोग हैं, उन्होंने भी कहा है कि शांति का सबसे पहला जो उद्देश्य होना चाहिए कि शांति
फिर से वापस हो बिल्कुल, जाए। बालन शाह ने कल शाम को जब सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो बालन शाह ने यही बात कही कि जब तक नेपाल की संसद भंग नहीं होती तब तक हम लोग बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि सेना ने कहा था, सेना प्रमुख जो नेपाल के हैं, थल सेना प्रमुख, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बाकायदा ये कहा था कि आएँ सबको बातचीत करें, क्योंकि अभी नेपाल में जो राष्ट्रपति हैं नेपाल के, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। तो उन्होंने कहा कि आइए बातचीत करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि बातचीत तब होगी जब आप संसद भंग करेंगे। यानी नेपाल की संसद भंग नहीं हुई है और उनकी डिमांड है कि संसद भंग हो, उसके बाद ही वो आगे बातचीत करेंगे। इसका सीधा इशारा ये है कि संसद भंग होती है तो वो लोग फिर अपने आगे की प्रक्रिया करेंगे। बिल्कुल, जैसे अभी हमने देखा ना जो पैटर्न है, जिस तरह से मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं, तो लोगों का यही कहना है, जो जानकार हैं, जो इंटरनेशनल रिलेशंस को कवर करते हैं, उनका कहना है कि अभी फ़िलहाल ये किया जा सकता है, जैसे बांग्लादेश में आपको पता है 1 साल हो चुका है, अंतरिम प्रधानमंत्री बना दिया है, वो लोकतांत्रिक है नहीं, उसको जनता का सपोर्ट नहीं है, लेकिन चूंकि एक पढ़ा लिखा बंदा है तो यूएस और जो फॉरेन वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनका कहना है कि वो टेक केयर गवर्नमेंट वाली स्थिति है। ये भी नेपाल में भी यही होगा कि नेपाल में भी बालन शाह को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया जाए। मतलब डेमोक्रेसी कौन करवाएगा, वो वाली बात है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो हामी नेपाल हैं या दूसरे जो जेनजी नेपाल करके संगठन है, उनका ज़्यादा प्रभाव है, तो वो कैसे चीज़ों को लीड करते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें निर्भर करेंगी। क्योंकि एक चीज़ और है, आर्मी को लेके जो बात कही जा रही है, जो आर्मी के अशोक जी हैं जो हेड करते हैं नेपाल आर्मी को, तो वो उनका बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशन है चाइना के साथ। ये बात हमें यहाँ पे समझनी होगी, क्योंकि आर्मी ने पूरे नेपाल को लगभग कंट्रोल कर लिया है, उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई सब चाइना में जाके की है। तो ऐसे कंडीशन में क्योंकि हर किसी को पता है कि नेपाल आज के समय में यूएस और चीन के बीच की जो रस्साकसी है उसका अखाड़ा बन चुका है। तो ऐसे में कैसे अगर यूएस इंडिकेट कर रहा है, या सीआईए सच में इस आंदोलन को सीआईए ने करवाया है, तो ये सारी चीज़ें होंगी कि कैसे आर्मी से सत्ता को वापस लेके एक लोकतांत्रिक सरकार या फिर अंतरिम सरकार बनाई जाए जो कि प्रो अमेरिका हो, यही उनकी कोशिश होगी। बिल्कुल, तो देखिए बालन शाह जिस प्रकार की डिमांड कर रहे हैं उसके बाद तो यही लगता है कि अगर वहाँ की संसद भंग होती है तो वो अंतरिम वहाँ के प्रधानमंत्री बन सकते हैं नेपाल के, क्योंकि नेपाल में करीब 40% की जो आबादी है वो युवाओं की है, यानी यूथ का जो परसेंटेज है वो 40% के करीब है नेपाल में। और नेपाल में अगर ऐसा होता है तो ये एक बार फिर से हमको बांग्लादेश जैसी स्थिति वहाँ पर देखने को मिलेगी। लगातार नेपाल की खबरें आप तक पहुँचाते रहेंगे, देखते रहिए इंडिया.com।